हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोटिवेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि मोटिवेशन जो टॉपिक है हमारा यानी अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को मैंने कम समय में कराने की कोशिश की है, जिसमें मैंने सबसे पहले मोटिवेशन किस भाषा से लिया गया है उसकी बात की है। आज हम मोटिवेशन का क्या अर्थ है वो समझने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन के प्रकार यानी अभिप्रेरणा के प्रकार वो पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक वो पढ़ेंगे और अभिप्रेरणा की कौन कौन सी थ्योरी है यानी मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरीज है, किसने कौन सी थ्योरी दी है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा, जब तक हम किसी भी काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट क्या बोला मैंने, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, मैं मोटिवेशनल थॉट्स सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, ये सारे जिससे हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि हम उस काम को करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वही तो मोटिवेशन है। क्या बोला मैंने कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आए कि हम उस काम को करने के लिए भी प्रेरित हो जाएं, तो उसे ही हम कहते हैं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी मोटिवेशन कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मूवर यानी गति करना, है ना। मोटिवेशन का मतलब गति करना। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे हम मूवमेंट में नहीं आएंगे। मोटिवेशन का मतलब तो मूवमेंट हुआ ना, मूवर करना, आगे की ओर बढ़ना। तो जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी काम को करने के लिए मूवमेंट नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है मूवर करना, गति करना, मूवमेंट करना। क्लियर। आगे मोटिवेशन, ठीक है, अर्थ समझ लिया। मोटिवेशन कहते हैं यानी मूवमेंट से निकला है, मूवमेंट मतलब गति, और कौन से शब्द कौन सी लैंग्वेज से आया है, लैटिन भाषा से आया है। अब अर्थ की बात करते हैं। अभिप्रेरणा का तात्पर्य उस अवस्था से है जो व्यक्ति को, किस अवस्था से, जो व्यक्ति को काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिससे व्यक्ति अंदर से ही किसी क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक क्रिया है। ओवरऑल क्या कहा जाएगा, अभिप्रेरणा एक आंतरिक क्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक क्रिया है। सिर्फ क्रिया ही नहीं है बल्कि उस काम को करने के लिए हमें प्रेरित भी करती है और हम अपने उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। यही क्या है, मोटिवेशन। क्लियर हुआ। पहली बात, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा लैटिन भाषा का शब्द है जो मूवर से निकला है जिसका मतलब होता है गति करना। मोटिवेशन का अर्थ होता है मूवमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा उस अवस्था का नाम है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की और किसी भी क्रिया करने की ओर प्रेरित करती है। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। अब अभिप्रेरणा में और क्या क्या देखा जाता है कि कार्य करने के लिए तो प्रेरित करती है, साथ साथ यह किसी भी शिक्षार्थी की एक आंतरिक अवस्था है। बाहर से मोटिवेशन नहीं होगी, बाहर से अभी हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के प्रकार में। मोटिवेशन दो तरह की होती है, ठीक है। तो एक हम खुद पढ़ेंगे कि एक शारीरिक होती है और एक सामाजिक होती है। वो कैसे होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है वो एक आंतरिक अवस्था होती है। जब तक हम अंदर से उत्तेजित नहीं होंगे तब तक हम किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो पहली बात आंतरिक अवस्था है। दूसरी बात क्या थी डेफिनेशन में, किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। तो दूसरी विशेषता किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, अभिप्रेरणा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाती है। अभिप्रेरणा यानी शिक्षार्थी लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। पहली आंतरिक अवस्था है, दूसरी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, तीसरी शिक्षार्थी लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है, चौथी यह तब तक बनी रहती है जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। हमारे अंदर अभिप्रेरणा, हम तब तक अभिप्रेरित रहेंगे जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरा मन उस काम को करने में नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही क्या हो गए, डीमोटिवेट हो गए। हमारी अभिप्रेरणा मतलब हमारी किसी भी क्रिया को करने की जब उत्तेजना खत्म हो जाती है लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही, तो समझ लो मोटिवेशन खत्म, हम उस क्रिया को नहीं कर पाएंगे। अगर
हमारी मोटिवेशन उस कार्य को करने तक बनी रहती है तो हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारी मोटिवेशन उस कार्य, हमने जो अपना गोल एक निर्धारित किया है, हमने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर हम जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा, हमारा जो अभिप्रेरणा है वो बनी रहेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा कब तक बनी रहती है? जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो तब तक अभिप्रेरणा बनी रहती है। क्लियर हो गया? पूछा जा सकता है, 4 दे दिए आपको, अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है, यानी ये अभिप्रेरणा में से कौन सा कथन गलत है? तो पहली बात, यह आंतरिक अवस्था है। दूसरी, क्रियाएं उत्पन्न करती है। तीसरी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित रहती है, उत्तेजित रहती है, या लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होती है। चौथी बात, जो अभिप्रेरणा है वो तब तक बनी रहती है जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, तब तक अभिप्रेरणा बनी रहती है। क्लियर? चलो अब अगला टॉपिक, हम अभिप्रेरणा चक्र की बात करते हैं, मोटिवेशन साइकिल की बात करते हैं। अब अभिप्रेरणा चक्र के 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हम एक एक स्टेप को फॉलो करके ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच पाते हैं। जो हमने अपने गोल निर्धारित किए हैं, उन गोल्स तक हम इन सभी चीजों को जब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस साइकिल में क्या करते रहेंगे? राउंडेड रहेंगे। तो हम अभिप्रेरणा की जो चक्र है उसकी बात करते हैं। हम तब तक, हम अब किसी भी कार्य को करने के लिए कब अभिप्रेरित होते हैं? हम किसी भी कार्य को करने के लिए कब अभिप्रेरित होते हैं? बताओ, कब अभिप्रेरित होते हैं? हम किसी भी कार्य को करने के लिए तब अभिप्रेरित होते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। हम लोग सीटेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीटेट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जॉब मिले, है ना। जॉब कब मिलेगी? जब हम डीएसएसबी का, केवी का एग्जाम या रीट का एग्जाम, ठीक है, या किसी और जो स्टेट्स है उनके एग्जाम को फिल कर पाएंगे। वो कब फिल कर पाएंगे? जब हमारे पास एक टेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा। और जब तक हमें उसकी नीड, आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक हम अभिप्रेरित भी नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले नीड होती है किसी भी चीज की। जैसे मैंने बताया, हमें सीटेट की नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि हमें आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें एक टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए हमें पहले टेट के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। जब टेट का एग्जाम क्लियर होगा तभी तो डीएसएसबी और केवी का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे महसूस हुई कि नहीं भाई, इस बार तो मुझे सीटेट क्लियर ही करना है। तो पहले मैं उस काम को करने के लिए क्या हुई? सेल्फ मोटिवेटेड हुई। सेल्फ मोटिवेटेड कब हुई? जब मुझे उसकी जरूरत लगी, जब मुझे उसकी नीड लगी। तो सबसे पहले मैंने उसकी आवश्यकता महसूस करी, नहीं कि भाई मुझे इस बार, मैंने अपने आप से डिटरमाइन किया कि नहीं, मुझे इस बार टेट का एग्जाम क्लियर करना है, वो मेरी जरूरत है, वो मेरी आवश्यकता बन गई है। जब मैंने ये निर्णय ले लिया कि ठीक है, मुझे इस बार एग्जाम देना है और मुझे क्लियर करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या फील की? उसकी नीड। नीड के बाद क्या आता है? ड्राइव। अब ड्राइव क्या आता है? ड्राइव होता क्या है? ड्राइव का मतलब होता है, इसे हम अंतर्नोद, परनोद, अंतर्नोद भी बोलते हैं, ठीक है, अंतर्नोद भी बोलते हैं, परनोद भी बोलते हैं। ड्राइव, ड्राइव यानी हमारी अंदर से एक ऐसी एनर्जी आई जिसने मुझे मोटिवेट किया। अंदर से मुझे क्या मोटिवेट किया कि हाँ, ये बात तो सही है कि भाई मुझे अभी डीएसएसबी का भी एग्जाम देना है, ठीक है, या मुझे केवीएस का एग्जाम देना है। तो केवीएस के एग्जाम के लिए मेरा सीटेट होना क्लियर जरूरी है। तो इसीलिए उसने मुझे एक अंदर से ड्राइव दी, एक प्रणोद दिया, जिससे मैं उस काम को करने के लिए आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के लिए मुझे जरूरत थी अराउजल, यानी उत्तेजना। अब मैं अंदर ही अंदर उत्तेजित होंगी। मैं सो रही हूँ, सोते मैं नाइट में पहले से ही प्लानिंग कर रही हूँ कि सुबह मुझे जल्दी उठना है और मुझे अपने ये टॉपिक क्लियर करने हैं। मैं उत्तेजित हो रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये चीज सोचते रहते हैं और सुबह हमारी अचानक जल्दी आंख खुल जाती है, वही उसी थॉट्स में। तो वही होता है अराउजल, यानी उत्तेजना। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा अराउजल होता है ना, वो एवरेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। यानी उत्तेजना भी कैसी होनी चाहिए? एवरेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि
जो अराउजल है वो कैसा दिया जाना चाहिए, एवरेज दिया जाना चाहिए, औसत दिया जाना चाहिए। उत्तेजना भी औसत होनी चाहिए। उत्तेजना के बाद जब हम उस काम को करेंगे, मन लगाएंगे, उत्तेजित होंगे, अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले नीड, सेकंड नंबर पर ड्राइव, थर्ड नंबर पर हमने महसूस की अराउजल यानी उत्तेजना। उसके बाद हम अपने गोल्स की तरफ बढ़े। फिर हमने मेहनत से पढ़ाई करते गए, अपने मेहनत करते गए। सीडीपी भी पढ़ ली हमने, हिंदी भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ ली, ईवीएस भी पढ़ ली। धीरे धीरे हम अपने गोल्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद हमें क्या मिल गई, अचीवमेंट मिल गई। क्या मिल गई, अचीवमेंट मिल गई। हमें अपनी उपलब्धि मिल गई, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उससे हमें सफलता। गोल्स मतलब लक्ष्य निर्धारित या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि। अब हमें उपलब्धि मिल गई, हमारा सीटेट का रिजल्ट आ गया और हमारे अच्छे मार्क्स आ गए। और अब हम क्या हुआ, जो हमें जिस चीज की नीड थी उसके लिए हमें ड्राइव आया, अराउजल आया। हमने जो गोल अपने धीरे धीरे हमारा गोल था सीटेट का एग्जाम देना, अब वो डिपेंड करता है कि हमें उसमें अचीवमेंट मिले या ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमने अपने गोल तक पहुंचे। गोल तक पहुंचते पहुंचते हमने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद हमें अचीवमेंट मिल गई। अचीवमेंट मिलने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हम दोबारा फिर सीटेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे? नहीं, कि भाई सीटेट तो लाइफ टाइम है, तो फिर अब हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे जो रिडक्शन ऑफ द अराउजल यानी उत्तेजना धीरे धीरे उसकी कम हो जाएगी। अब हम मोटिवेटेड किसकी ओर हो जाएंगे, केवीएस एग्जाम की तरफ या डीएसएसबी एग्जाम की तरफ। ठीक है, या कोई से भी जो डीओ या किसी अनदर स्टेट्स के एग्जाम है उस एग्जाम्स की तरफ हम आगे और मोटिवेटेड हो जाएंगे। सीटेट का जो अराउजल था, जो सीटेट की जो उत्तेजना थी, अचीवमेंट मिलने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। खत्म होने के बाद फिर हम अपने नए स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुई? आज हमने क्या क्या बातें क्लियर करी। सबसे पहले हमने मोटिवेशन पढ़ा। मोटिवेशन किस शब्द से निकला है, बताओ किस शब्द से निकला है? लैटिन से, बिल्कुल सही। उसके बाद इसका अर्थ क्या है, मूवर। मूवर का मतलब गति करना। अभिप्रेरणा यानी मूवमेंट। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति जब अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर उत्तेजित होता है तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की कि अभिप्रेरणा में क्या क्या चीजें होती हैं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक क्रिया है, क्रियाएं उत्पन्न करती है, लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होती है और यह तब तक बनी रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभिप्रेरणा चक्र की बात करी, मोटिवेशन साइकिल की बात करी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं जो अभिप्रेरणा है वो कितने टाइप्स की है, अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं कि जो अभिप्रेरणा है उससे क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ते हैं। मोटिवेशन में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, उन मोटिवेशन थ्योरीज की हम बात करते हैं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिप्रेरणा को सबसे पहले प्रभावित करती है उत्तेजना। उत्तेजना कैसी होनी चाहिए, उत्तेजना भी औसत होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए उत्तेजना, औसत। उत्तेजना का मतलब क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हम कितने समय तक उस काम को कितनी लगन से कर सकते हैं, वो है उत्तेजना, उस काम को करने की ललक। उसके बाद आता है आकांक्षा। क्या अभिप्रेरणा को आकांक्षा प्रभावित करती है? हाँ, आकांक्षा प्रभावित करती है। कैसे? जो भी हमारी आकांक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक का मतलब हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं हमें उसकी एजम्पशन लगा के रखनी चाहिए कि हाँ भाई 150 में से मुझे 120 तो लाने हैं या 130 तो लाने हैं या 115 तो लाने हैं। हमें अपनी जो एजम्पशन है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आकांक्षा है, वो हमें अपनी वास्तविक रखनी चाहिए। उसके बाद चिंता। हाँ, क्या चिंता अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है? हाँ, चिंता अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। क्या ये हमारे जो मोटिवेशन है उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है या नकारात्मक? चिंता हमारी अभिप्रेरणा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए हमारे मोटिवेशन पर, हमारे अभिप्रेरणा को
प्रभावित सकारात्मक रूप से करे, इसीलिए हमें कैसी चिंता लेनी चाहिए, औसत लेनी चाहिए। औसत चिंता से क्या होगा, हम उस कार्य को आगे अच्छे से करते जाएंगे। ठीक है, तो चिंता भी हमारी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। अधिक चिंता लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, वो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे, हम कुंठित हो जाएंगे, हमारे अंदर कुंठा आ जाएगी, हम उस कार्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभिप्रेरणा को चिंता भी प्रभावित करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, चिंता भी हमारे अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। कई बार बच्चे सोचते हैं चिंता अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, लेकिन चिंता अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। चिंता कैसी होनी चाहिए, औसत होनी चाहिए। अगला, पुरस्कार। क्या गिफ्ट दिया जाना चाहिए, क्या अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, बच्चे को रिवॉर्ड्स दिए जाने चाहिए। हाँ, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पुरस्कार कैसा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे बच्चे को अगर हमें गिफ्ट देना है, पुरस्कार देना है, तो वो तुरंत देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को तुरंत देंगे तो बच्चा ज्यादा अभिप्रेरित होगा उस काम को करने के लिए। बच्चा को अवार्ड या पुरस्कार तुरंत दिया जाना चाहिए, उसकी वैल्यू ना हो 10, 20, 30 इस टाइप से कोई वैल्यू ना हो। बच्चे को रिवॉर्ड पुरस्कार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो वैल्यू वो ना हो। तीसरा, हर एक कार्य के लिए उसे गिफ्ट ना दें, कुछ भी काम करें, डेली स्टार दे दिया, डेली गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चे को जो गिफ्ट है, जो पुरस्कार है, वो कभी भी आर्थिक रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। और जब भी बच्चे को पुरस्कार देना है, अगर हमें बच्चे को अच्छे तरीके से मोटिवेटेड करना है, प्रेरित करना है, तो पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी भी बच्चे को ऐसा पुरस्कार ना दिया जाए, क्लासरूम में कभी भी बच्चों को ऐसा गिफ्ट ना दिया जाए जिससे बच्चे एक दूसरे से जेलस फील करने लगे। देना है तो हम कोशिश करें कि बच्चों को ग्रुप में ही दे, ठीक है, या 2 या 3 या 4 या 5 बच्चों को हम दे दें, ग्रुप में दे दें। अगर सिंगल भी देना है तो क्लास में कुछ बच्चों को हम सेट कर लें, एक क्राइटेरिया बना लें कि हाँ, हमें इस तरीके से अपने पुरस्कार को देना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, विशिष्ट कार्य के लिए देना है, वैल्यू ना हो वो देना है, कब देना है, हैंड टू हैंड देना है, ऐसा पुरस्कार नहीं देना है जिससे बच्चों के अंदर जेलस वाली भावना है, ग्रुप में देना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है जब भी हम बच्चों को पुरस्कार देंगे। अगला, दंड। क्या दंड अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है? आपके दिमाग में आया होगा दंड तो नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तभी तो क्या लिखा है मैंने टॉपिक कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या दंड अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है? हाँ, दंड अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। दंड का, पनिशमेंट का बच्चे के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभाव पड़ सकता है। कैसे सकारात्मक कैसे पड़ेगा? सकारात्मक, मैंने बोला कि बेटा कल अगर आपका मैं टेस्ट लूंगी और कल आप ये याद नहीं करके आए ना, तो आपको मैं क्या करूंगी, उसी टेस्ट को 3 टाइम्स क्लास में ही बैठ के लिखवाऊंगी। मैंने बच्चों को बोल दिया, मैंने पहले ही एक फिक्स कर दिया कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्या पनिशमेंट मिलेगी? वही आपने जो जो गलती की है उसकी आपको एक पनिशमेंट दी जाएगी। मैंने पहले ही फिक्स कर दिया कि आपके साथ ऐसा किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चों से ऐसे ना बोला जाए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको फाइन लगाया जाएगा, ठीक है, आपकी पिटाई होगी, ठीक है, आपसे सिटअप्स लगवाए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा, दंड जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। यानी अभिप्रेरित करते समय बच्चे का जो दंड है वो आर्थिक रूप से नहीं होना चाहिए, मानसिक आधार पर बच्चे को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, शारीरिक आधार पर भी बच्चे को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यानी दंड, अगर बच्चे को पनिशमेंट देनी है, ठीक है, क्या बच्चा, हमारी जो अभिप्रेरणा है वो पनिशमेंट से क्या कुछ प्रभाव डालेगी? हाँ, अगर मैं बच्चों से एक दिन पहले ही बता दूंगी कि ऐसा होगा, या आपके पेरेंट्स को मैंने बोल दिया कि अगर आपके 10 में से 9 मार्क्स या 8 मार्क्स से कम आए या 5 मार्क्स आए या आप टेस्ट में फेल हुए, तो मैं आपके पेरेंट्स को
को बुलवाऊंगी, तो बच्चे क्या करेंगे, मोटिवेटेड होंगे, उस काम को करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमें याद करना है, वरना मैम हमारे पापा को बुलवा लेंगी या मैम हमारी मम्मी को बुलवा लेंगे, हमारी शिकायत लगाई जाएगी। तो इस प्रकार दंड भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है, और वो किस तरीके से करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार में सबसे पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कब होगी, जब खुद हम अपनी इच्छा से, हमारी खुद की अपनी इच्छा है या हमारा अपना खुद का आनंद के लिए, अपनी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लालसा के लिए, आकांक्षा के लिए जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होती है, स्वाभाविक होती है और शारीरिक होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक होगी, शारीरिक होगी, आनंद के लिए, रुचि के लिए, लाभ के लिए, इच्छा के लिए, आकांक्षा के लिए हम अभिप्रेरित होते हैं। दूसरा, ये प्राथमिक है। जब तक हम प्राथमिक रूप से अपने आप खुद से अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक हम अभिप्रेरणा के चक्र को पूरा नहीं कर पाएंगे। अभिप्रेरणा के चक्र को प्राप्त करने के लिए भी हमें सबसे पहले आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी है। उसके बाद जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो वंशानुगत होती है, यानी वंश से प्राप्त होती है। किसी भी काम को करने की ललक, ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वंशानुगत होती है। दोबारा रिपीट करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में आनंद, रुचि, लाभ, इच्छा और आकांक्षा स्वाभाविक होती है, खुद ब खुद होती है, प्राथमिक होती है, शारीरिक होती है और वंशानुगत। ये इसके अपोजिट कर दो, बाह्य अभिप्रेरणा। हम कब अभिप्रेरित होते हैं, दूसरा अभिप्रेरणा का प्रकार बताया बाह्य अभिप्रेरणा। हाँ, हम कई बार इसलिए भी अभिप्रेरित होते हैं, हम किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, किसी को हमने देख लिया कि हाँ वो ऐसा है तो मुझे भी बनना है, या किसी की बात हमें ऐसी लग गई है कि हाँ हमें उस काम को करना ही है, या हम उस पद पे जाना चाहते हैं। बहुत से लोग इसलिए भी प्रेरित होते हैं, बहुत से लोग इसलिए भी कि मुझे तो यूपीएससी एक अधिकारी बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे पद चाहिए, मुझे वो वाली पावर चाहिए, तो इसलिए भी लोग अभी प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा लोग पद के लिए, सम्मान के लिए, कि भाई मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि टीचर की जो जॉब होती है वो एक अच्छी जॉब होती है, उसमें रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी के लिए अच्छी होती है, और सबसे बेस्ट क्या है, कम समय के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद बहुत से लोग इसीलिए भी, दिखावा करने के लिए भी, यानी अभिप्रेरणा का सेकंड क्या बोला, बाह्य अभिप्रेरणा। बहुत से लोग अभिप्रेरित दिखावा करने के लिए भी होते हैं, बहुत से लोग आत्म सुरक्षा के लिए भी अभिप्रेरित। अभिप्रेरणा का बाह्य प्रकार क्या, आत्म सुरक्षा के लिए, कि भाई हाँ गर्ल्स के लिए एजुकेटेड होना, एक गवर्नमेंट जॉब होना, या पढ़ लिख कर एक कामयाब पर्सन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जॉब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी खुद की आत्मरक्षा होगी। उसके लिए भी बाह्य रूप से हम अभिप्रेरित होते हैं। आत्मरक्षा जो आएगा बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। ये सामाजिक होती है, हमारी सोसाइटी से हम लेते हैं, समाज से लेते हैं, और ये सेकेंडरी होती है। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा प्राइमरी होती है, वहीं बाह्य अभिप्रेरणा कैसी होती है, सेकेंडरी होती है, और ये वातावरण से मिलती है। कैसे मिलती है, वातावरण से। मेन तो वैसे दो ही हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन गैरेट, ठीक है, गैरेट ने क्या कहा है, गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं, 2 तो बिल्कुल सेम है, बस एक नाम चेंज अलग कर दिया है। जैविक, जैविक मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा, वही सेम, बिल्कुल सेम। क्या होगा, जैविक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, आनंद, आंतरिक इच्छा, आकांक्षा, जिज्ञासा, उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए। आंतरिक कैसे होगी, शारीरिक होगी, स्वाभाविक होगी, वंशानुगत होगी। गैरेट ने दूसरा टाइप्स बताया है सामाजिक। सामाजिक में कौन सी होगी, जैविक में तो आंतरिक हो गई, सामाजिक में अपोजिट बाह्य होगी। बाह्य में कहां से प्राप्त होती है, सोसाइटी से प्राप्त होती है। दिखावा करने के लिए हम करते हैं किसी को, या हम अपने पद के लिए करते हैं, आत्मसम्मान के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मेन, जो समझने वाली बात है, मनोवैज्ञानिक। तीसरा क्या बताया, मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का तीसरा प्रकार। पहला गैरेट ने बताया, पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक। तीसरा समझना है मनोवैज्ञानिक में क्या है। मनोवैज्ञानिक प्रकार में हम पढ़ेंगे पलायन कर जाते हैं, ना तो हमारी खुद की इच्छा है ना समाज की इच्छा है, लेकिन हम मेंटली ठीक नहीं है, शायद हमारा शारीरिक संतुलन या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिस कारण से हम कुछ परेशान है, जिस कारण से हम क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। जिज्ञासी या फिर युयुत्सा, एक नया शब्द दिख रहा होगा, युयुत्सा।
ये क्या है, युद्ध के बाद, युद्ध की स्थिति से परेशान होकर या क्रोध में आकर या किसी परेशानी में आकर, यानी हमारे दिमाग के ऊपर मानसिक रूप से हम इतना ज्यादा विप्रेरित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि हम उसको प्राप्त कर लेते हैं और हम इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम उस काम को कर बैठते हैं। ये अभिप्रेरणा के 3 प्रकार। गैरेट ने अभिप्रेरणा वैसे 2 टाइप्स की है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा शारीरिक होगी, बाह्य अभिप्रेरणा सामाजिक होगी। वो वंशानुगत होगी तो वो बाह्य होगी, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो प्राथमिक होगी, वो द्वितीयक होगी। वहीं गैरेट ने 3 तरह की अभिप्रेरणा बताई है, पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक। जैविक में क्या डालोगे, आंतरिक वाला। सामाजिक में क्या डालोगे, बाह्य अभिप्रेरणा वाला। मनोवैज्ञानिक में क्या डालोगे कि इंसान अपना मानसिक संतुलन उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो ना तो शारीरिक संतुलन में होता है और ना ही वो सामाजिक संतुलन में होता है, जिसकी वजह से वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कर लेता है, अभिप्रेरित हो जाता है और उस कार्य को अंजाम दे देता है। आई थिंक सो अब आपको मोटिवेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मोटिवेशन का अर्थ, उसकी परिभाषा, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक, मोटिवेशन की विशेषताएं, मोटिवेशन का साइकिल यानी अभिप्रेरणा चक्र, और मोटिवेशन को मुझे भी आप अभिप्रेरित करें। और मेरी अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।